हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का आज तक मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है उसमें से जो भी मुझे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको मैं लेक्चर के माध्यम से आप लोग बताऊंगा, समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, हम लोग प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग होता क्या, पादप प्रजनन क्या होता है। पादप प्रजनन क्या होता है? पादप प्रजनन। तो क्या होता है पादप प्रजनन? दोस्तों, पादप प्रजनन जो होता है वह नए पौधे की किस्म को विकसित करने की, नई पौधे की किस्म को तैयार करने की एक विज्ञान के द्वारा संचालित रचनात्मक प्रक्रिया है जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें खेती का विकास शामिल होता है, फसल का सुधार शामिल होता है, बीज का सुधार शामिल होता है। तो इसी को दोस्तों पादप प्रजनन कहते हैं। पादप प्रजनन एक कला और विज्ञान दोनों है जिसमें नई पौधे की किस्मों को विकसित करने के लिए विज्ञान संचालित रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी परिभाषा पादप प्रजनन की। पादप प्रजनन नई पौधे की किस्मों को विकसित करने की विज्ञान संचालित रचनात्मक प्रक्रिया है जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें खेती विकास, फसल सुधार और बीज सुधार शामिल होता है। अब पूछ देगा दोस्तों पादप प्रजनन का उद्देश्य बताइए, और पूछेगा दोस्तों एक क्वेश्चन, पादप प्रजनन का उद्देश्य, सॉरी, पादप प्रजनन का उद्देश्य। तो पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है पादप प्रजनन का? तो पहला उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम पादप प्रजनन का प्रयोग करके हमें उन्नत गुणवत्ता, उच्च उपज वाली फसल का उत्पादन होता है। पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य है कि उन्नत गुणवत्ता, उन्नत गुणवत्ता, उच्च उपज वाली फसल प्राप्त करना, उच्च उपज वाली फसल का उत्पादन, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है दोस्तों रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना। रोग प्रतिरोधक जो किस्म होते हैं उनका विकास करना, क्योंकि दोस्तों रोग प्रतिरोधक किस्म रहेंगे तो उनमें रोग नहीं लगेगा, जिससे क्या होगा, जिससे दवा नहीं छिड़कना पड़ेगा, जिससे पैसा भी बचेगा और जो हमारी फसल होगी वह भी स्वस्थ रहेगी। अगला पॉइंट है तीसरा, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना। पीड़क के प्रति प्रतिरोधक किस्म का विकास करना। हम रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म का विकास करेंगे, अब पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी किस्म का विकास करेंगे। अगला है पौधे का खाने योग्य भाग टॉक्सिन मुक्त करना। टॉक्सिन मतलब दोस्तों एक जहर होता है, तो उसके मुक्त करना। तो यह था पादप प्रजनन का उद्देश्य। अब पूछ देगा पादप प्रजनन की उपलब्धियां। तो पादप प्रजनन की क्या क्या उपलब्धियां हैं उसको बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि अधिक उत्पादन क्षमता हमें पादप प्रजनन के द्वारा मिलती है, उत्पादन के क्षेत्र का प्रसार होता है, रोग प्रतिरोधक किस्म हमें प्राप्त होता है, कीट प्रतिरोधकता हमें प्राप्त होती है। तो यह था दोस्तों थी पादप प्रजनन का उद्देश्य, पादप प्रजनन का उपलब्धि और पादप प्रजनन क्या होता है। अब आगे चलते हैं, देखेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो भी मैं बता रहा हूँ सब है। प्लांट इंट्रोडक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं पादप पुरा स्थापन। पादप पुरा स्थापन होता क्या है दोस्तों, जब किसी पादप की किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाते हैं तो इसी प्रक्रिया को प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग समझिएगा, दोस्तों इधर उत्तर प्रदेश है और इधर मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से हम किसी गेहूं की कोई प्रजाति रहेगी, कोई गेहूं का प्रजाति है, इस प्रजाति को मध्य प्रदेश में लेकर जाकर उगाएंगे और ये प्रजाति जो हम मध्य प्रदेश में लेकर जाएंगे यह मध्य प्रदेश में कभी नहीं उगाया गया रहेगा दोस्तों, पहली बार उगाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को पादप पुरा स्थापन कहा जाता है। अब दोस्तों जैसे यहाँ का गेहूं, ये दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, मतलब दोस्तों प्राथमिक पादप पुरा स्थापन, दूसरा होता है द्वितीयक पादप पुरा स्थापन। तो प्राथमिक पादप पुरा स्थापन क्या होता है दोस्तों, जब ये गेहूं की किस्म जो है हम यहाँ से मध्य प्रदेश में लेकर गए, जैसी जलवायु उत्तर प्रदेश की थी वैसी जलवायु यहाँ का भी है, मतलब दोस्तों इस किस्म के अनुकूल है वहाँ की जलवायु। तो दोस्तों इसमें बिना कोई आनुवांशिक परिवर्तन किए ही इसको दोस्तों उत्पादन के लिए लगा देंगे और इससे जो बीज प्राप्त होगा उसे किसानों में वितरित कर देंगे। तो इसी प्रक्रिया को प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, यह जो किस्म दोस्तों हम गेहूं का लेकर गए मध्य प्रदेश में,
यहाँ की जो मध्य प्रदेश की जलवायु है इस किस्म के अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे, वहां का जो स्थानीय, इसमें पहले सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद वहां का जो स्थानीय किस्म है गेहूं का उससे इसका क्रॉस कराएंगे। इसका क्रॉस करने के बाद फसल का उत्पादन करेंगे, उसके बाद जो बीज प्राप्त होगा उसे किसानों में वितरित करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। अब चलिए तीनों को एक बार देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो प्लांट इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लीजिए, प्लांट इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं हिंदी में पादप पुनः स्थापन। पादप पुनः स्थापन होता क्या है, जब किसी पादप किस्म को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों, आप पूछेगा प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो क्या होता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, जब पूरा स्थापित किए गए किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है। जब दोस्तों जो किस्म हम लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में उगा रहे हैं वहां के वातावरण के अनुकूलित है, वहां के भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण के अनुकूलित होगा, तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, जब पूरा स्थापित किए गए किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है, तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब पूछा सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन तो क्या होता है, जब पूरा स्थापित किया गया किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है, तो इसमें सिलेक्शन करके उसके स्थानीय किस्म से संकरण करके किसानों को वितरित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी में क्या होता था, प्राइमरी में यदि वहां के भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण के अनुकूलित था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे। लेकिन सेकेंडरी में क्या करेंगे दोस्तों, वहां का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके वातावरण में अनुकूलित नहीं होगा, तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करके वहां का जो स्थानीय किस्म है उस किस्म से इन दोनों का संकरण कराएंगे। संकरण कराने के बाद जो दोस्तों प्राप्त वैरायटी होगी उसे किसानों में वितरित किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो समझ गए होंगे सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसका महत्व क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। पहला उद्देश्य दोस्तों होता है कि कृषि, वन तथा उद्योग में सीधा प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पादप पुनर्स्थापन का उद्देश्य कृषि, वन तथा उद्योग में सीधा प्रयोग किया जा सकता है। अगला सौंदर्य के लिए, अगला है तो दोस्तों सौंदर्य के लिए मतलब समझिएगा कि जो फैंसी जो पौधे होते हैं, जो शोप इसके लिए पौधे होते हैं, वो दूसरे देश से, दूसरे राज्य से जाकर दूसरे राज्य में लगाए जाते हैं। दोस्तों उसी सौंदर्य के लिए, बहुत सी फसलों के आनुवंशिक सुधार के लिए भी पादप पुनर्स्थापन किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रामीण, ग्रामीण जिसे कहते हैं। यह क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों पालतू बनाना। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू बनाना। तो कोई पादप है उसको पालतू बनाना। जैसे दोस्तों जब किसी पादप किस्म को उसके जंगली वातावरण से निकालकर मानव के देख रेख में उगाने की प्रक्रिया को ही पादप डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जब किसी पादप किस्म को उसके जंगली वातावरण से निकालकर मानव के देख रेख में उगाते हैं तो इसी प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग समझिएगा, एक जंगल दोस्तों, वहां पर कोई गेहूं की प्रजाति है, गेहूं का पौधा दोस्तों, उसको जंगल से हम लोग लाएंगे, उसको लाकर अपने देख रेख में, अपने खेत में, अपने देख रेख में उगाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को, उगाने का मतलब दोस्तों हम इसको अपना पालतू बना लिए हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं। समझिएगा फिर से, जब किसी पादप की किस्म को उसके जंगली वातावरण से निकालकर मानव के देख रेख में उगाते हैं तो इसी प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अब हम लोग मेल स्टेरिलिटी, नर बंध्यता। नर बंध्यता बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन हर बार एग्जाम पूछता है नर बंध्यता। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें नर बंध्यता और प्लांट इंट्रोडक्शन जरूर पूछा रहेगा।
तो क्या होता है नरबंधता? जब किसी पौधे के परागकण, जैसे दोस्तों कोई पौधा है उसका परागकण निर्जीव और निष्क्रिय होता है और उसका जो मादा युग्मक होता है वह सजीव और सक्रिय हो जाता है, तो इसी को नरबंधता कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई एक पादप है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यह एक पौधा है, क्या बताया जा रहा है, जब कोई पादप को किसी पौधे के परागकण निर्जीव, इसके जो परागकण निर्जीव और निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन इसके जो मादा युग्मक है वह सजीव और सक्रिय हो जाएंगे, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेलिस्टेलिटी या नरबंधता कहते हैं। तो नरबंधता किसे कहते हैं? जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव तथा निष्क्रिय होते हैं तथा मादा युग्मक सजीव व सक्रिय हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को नरबंधता कहते हैं। नरबंधता दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा होता है दोस्तों साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसका मतलब दोस्तों अब तीनों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला जीएमएस मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, तो इसे जीएमएस मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, तो उसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या आनुवांशिक नरबंधता कहते हैं। दूसरा कौन सा था दोस्तों? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सीएमएस। सीएमएस क्या होता है? जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, तो इसे कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम पूछता है और एग्जाम में आपके पूछेगा भी। तो जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, तो इसे कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं। तीसरा दोस्तों साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होगा, तो दोस्तों इसे आनुवांशिक कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं। तो तीसरा कौन सा था? सीजीएमएस मतलब दोस्तों साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। हमने जेनेटिक में क्या देखा था? केंद्रक की एक अप्रभावी जीन के द्वारा होता था। साइटोप्लाज्मिक देखा दोस्तों कोशिका द्रव्य के द्वारा होता था। इसमें हमको दोनों के द्वारा देखना है, तो क्या होगा? जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, तो इसे कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन को मैं आप लोगों को पहले बस बता दूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपको सिलेक्शन के बाद मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और दोस्तों आप लोगों को पेडिग्री मेथड और बल्क मेथड, ये चारों पांचों कराऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेक्शन होता क्या है। किसी पादप की समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूप की जनन दर भिन्न भिन्न होती है। कोई दोस्तों पादप का झुंड है, जैसे पादप का दोस्तों झुंड मान लेते हैं, ये पादप का झुंड है, तो इसमें जो पादप होंगे, तो इसमें जो पादप होंगे सभी की जो जीन प्रारूप होगी उनकी जनन दर जो है वह भिन्न भिन्न होगी, जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होगा, जिससे इनमें विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इसी विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले मतलब अच्छे लक्षण वाले पौधे को छांटकर अलग करना तथा उनसे अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को ही सिलेक्शन कहते हैं, वरण कहते हैं, चयन कहते हैं। तीनों चीज एक ही है। तो वरण क्या होता है? किसी पादप की समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूप की जनन दर भिन्न भिन्न होती है, जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इसी विविधतापूर्ण समष्टि से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधे को छांटकर अलग करना तथा उनके बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को ही सिलेक्शन कहते हैं। दोस्तों ये सिलेक्शन भी 2 प्रकार का होता है। सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है? 2। पहला होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन। दूसरा होता है दोस्तों मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन को बोलते हैं शुद्ध वंश क्रम वरण और मास सिलेक्शन को बोलते हैं समूह वरण। समूह मतलब दोस्तों ग्रुप में हो जाएगा, आप लोगों को पहले ही समझ में आ जा रहा होगा। शुद्ध वंश क्रम मतलब दोस्तों एकल पादप संतति इसमें उगाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है? जब विविधतापूर्ण समष्टि में से
उत्कृष्ट पौधे का वर्णन करके, विविधतापूर्ण समष्टि मतलब दोस्तों वेरिएंस, जो पादप का वेरिएंस है उसमें से जो उत्कृष्ट मतलब अच्छे लक्षण वाले पौधे हैं उनका सिलेक्शन करके इनके बीज को अलग अलग एकत्रित करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एकल पादप संतति उगाते हैं, तो इसी को कहते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। तो देखते हैं, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट पौधे का वर्णन करके इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं और इनसे एकल पादप संततियां उगाते हैं, तो इसे प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों मास सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन में हम क्या करते थे, बीजों को इसके अलग अलग एकत्रित करते थे और उससे एकल पादप संतति उगाते थे, मतलब उसको अलग अलग। अब दोस्तों मास सिलेक्शन क्या होता है, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट और एक समान पौधे का वर्णन करके चयन करके इनके बीजों को एक साथ समूह में मिला लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो बीज रहेंगे सभी बीज को एक साथ मिला लेंगे। और प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या करते थे, सभी बीज को अलग अलग रखते थे। तो इसमें दोस्तों सभी बीजों को एक साथ मिला लेंगे, तो इसी प्रक्रिया को समूह वर्णन या मास सिलेक्शन कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेथड ऑफ ब्रीडिंग, दोस्तों परागण देखेंगे क्या होता है। परागण, परागण क्या होता है, पोलिनेशन। परागण, परागण क्या होता है, मैंने इसका एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण को, जो परागकण होता है उसी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण की दो विधि होती है, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है दोस्तों यह एक ही फूल में हो जाता है, जब वायु फूले को हिलाती है तो स्वपरागण हो जाता है। और परपरागण क्या होता है, यह अलग अलग फूलों से होता है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यह परागण अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों इसका मैं लिंक दे दूंगा परागण का, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा उसको जरूर। तो मैंने बता दिया कि परागण होता क्या है, तो सुन लीजिएगा फिर से। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण दो विधि होती है, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जब एक ही फूल में हो जाता है परागण तो दोस्तों इसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण क्या होता है, यह अलग अलग फूलों के माध्यम से होता है, इससे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी वाहक की आवश्यकता होती है, यह परागण अच्छा माना जाता है। जो परपरागण होता है इसे अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखेंगे अब एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन, अनुकूलन जिसे कहते हैं हिंदी में। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है, जब पूरा स्थापित किस्मों को, जो हम लोग प्लांट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हमने, उसी में दोस्तों जब पूरा स्थापित किस्मों को कई पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उगाया जाता है। जैसे दोस्तों पूरा स्थापित किया गया कोई किस्म है, जैसे दोस्तों एक बार मान लीजिए यहाँ पर उगाया गया, यहाँ का दोस्तों क्लाइमेट जो है वह अलग है, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे उगाया गया, यहाँ का क्लाइमेट जो है वह अलग है, फिर तीसरी जगह उगाया गया, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। मतलब दोस्तों बार बार नई वातावरण में उगाया जा रहा है, बार बार नई जलवायु में उगाया जा रहा है। तो दोस्तों इसके कार्य में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, इसके कार्य में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है एक्लीमेटाइजेशन, जब पूरा स्थापित किस्मों को कई पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उगाया जाता है तो उनके कार्य में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन या अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन दोस्तों जो है वह एक प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक सिलेक्शन की प्रक्रिया है। अनुकूलन के लिए पूरा स्थापित किस्म में आनुवांशिक विविधता का होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट, अनुकूलित जीन प्रारूप अधिक बीज दर उत्पन्न करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन प्रारूपों का अनुपात बढ़ता है, कई पीढ़ियों के पश्चात केवल अनुकूलित जीन प्रारूप बचे रह जाते हैं। तो दोस्तों ये था एक्लीमेटाइजेशन। अब देखेंगे हम लोग हेट्रोसिस। हेट्रोसिस, हेट्रोसिस मतलब दोस्तों संकर ओज। संकर ओज, अब दोस्तों संकर ओज क्या होता है, तो दोस्तों यह एक आनुवांशिक क्रिया है। जो हेट्रोसिस है यह एक क्या है, आनुवांशिक क्रिया है, जिसमें F1 संकर संतति की किसी हाइब्रिड पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों उसी को संकर ओज कहते हैं। संकर ओज क्या होता है समझिएगा, संकर ओज एक आनुवांशिक क्रिया होती है जिसमें F1 संकर की किसी हाइब्रिड पर
ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। जैसे आप लोग मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों, ये कोई पादप है और एक ये पादप है दोस्तों। जैसे ये गेहूं मान लीजिए दोस्तों, ये भी गेहूं है, इसकी उपज दोस्तों 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसकी उपज भी मान लीजिए 35 कुंटल, ये 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर है दोस्तों। इसको 40 मान लीजिए, इसका 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अब इन दोनों में क्रॉस कराया गया दोस्तों, तो क्या होगा, इसकी जो यहाँ पे F1 संतति हमें प्राप्त होगी वह क्या प्राप्त होगी, 50 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी अंदर दोस्तों जो प्रजनन क्षमता इनकी बढ़ जा रही है। तो वही बताया जा रहा है दोस्तों, यह एक आनुवांशिक क्रिया है। हेटेरोसिस क्या है, एक आनुवांशिक क्रिया है जिसमें F1 संकर संतति की किसी हाइब्रिड पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उसकी प्रजनन की क्षमता बढ़ जाती है, उसी को संकररोज कहते हैं। संकररोज दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है सत्य संकररोज, दूसरा होता है असत्य संकररोज। अब सत्य संकररोज क्या होता है, अब दोस्तों सत्य संकररोज क्या होता है, किसी आनुवांशिक संरचना का किसी हाइब्रिड पर ऐसा प्रभाव जिसके कारण उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, उसे सत्य संकररोज कहते हैं। अब असत्य संकररोज क्या होता है, जब दो जनकों में संकरण के बाद उत्पन्न हाइब्रिड की किसी एक या एक से अधिक ऐसे लक्षण की वानस्पतिक अभिव्यक्ति जनकों से अधिक होती है, तो उसे असत्य संकररोज कहते हैं। जैसे दोस्तों एक पेरेंट का मान लीजिए यहाँ पर 20 के कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से उपज प्राप्त हो रहा है, और एक का मान लीजिए दोस्तों 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों में जब हम क्रॉस कराएंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पर 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पेरेंट से ज्यादा है और दूसरे पेरेंट से कम है, तो इसी प्रक्रिया को दोस्तों असत्य संकररोज कहते हैं। अब दोस्तों यदि यहीं पे सत्य संकररोज देखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया सत्य संकररोज और असत्य संकररोज, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, स्व अनिश्चितता या स्व असंगति इसे बोल दिया जाता है। तो क्या होता है, असंगतता एक पुष्प के परागकण का उसी पुष्प उसी पौधे के अन्य पुष्पों एवं उसी जीन प्रारूप वाले अन्य पौधे के पुष्पों का निषेचन करने में असमर्थ होता है, तो इसी को दोस्तों असंगतता कहते हैं। यदि एक पौधे के उर्वर परागकणों का अंकुरण उस पौधे के वर्तिकाग्र पर नहीं होता है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। यह भी दोस्तों दो प्रकार का होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है बीजाणुद भिदीय स्व अनिश्चितता, मतलब दोस्तों स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यह क्या होता है, जब असंगतता पौधे के जीन प्रारूप द्वारा निर्धारित होती है, तो इसी को स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसमें मादा जनक या पौधे या वर्तिकाग्र के जीन प्रारूप की तुलना नर जनक के पौधे के जीन प्रारूप से की जाती है। 50% या 100% समानता होने पर निषेचन नहीं होता है, केवल 100% असमानता होने पर ही निषेचन होता है दोस्तों, किसमें, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। दूसरा है युग्मकोद विधि स्वनिश्चितता, या जिसे कहते हैं गैमीटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यह क्या होता है, जब असंगतता परागकण के जीन प्रारूप द्वारा निर्धारित होता है। इसमें किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों, स्पोरोफाइटिक में हमने देखा था कि जो असंगतता वह पौधे के जीन प्रारूप द्वारा निर्धारित होती थी, और गैमीटोफाइटिक में क्या हो रहा है, जब असंगतता इसमें परागकण के जीन प्रारूप द्वारा निर्धारित हो रही है। तो जब असंगतता परागकण की जीन प्रारूप द्वारा निर्धारित होती है, तो इसे गैमीटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसमें मादा जनक पौधे वर्तिकाग्र के जीन प्रारूप की तुलना परागकण के जीन के रूप में की जाती है। समानता होने पर निषेचन नहीं होता है तथा असमान होने पर ही निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गन्ने का नोबलीकरण, भारतीय गन्ने का नोबलीकरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछा है। तो क्या होता है नोबलीकरण गन्ने का, नोबिलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र एक है जो भारतीय कोयम्बटूर पर, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर पर भारतीय गन्ने सैकरम बारबेरी का उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकरम अबिसिनियरम से क्रॉस कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया गया था। तो दोस्तों इसी को गन्ने का नोबलीकरण कहते हैं। तो गन्ने का नोबलीकरण क्या होता है, भारतीय गन्ने सैकरम बारबेरी का, सैकरम बारबेरी दोस्तों SACCHARUM, सैकरम बारबेरी, सैकरम बारबेरी का क्रॉस किससे कराया गया था दोस्तों, सैकरम
ऑफिसिनेरम। सैकरम बारबेरी का क्रॉस किससे कराया गया था? उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकरम ऑफिसिनेरम से कराया गया था, जिससे दोस्तों भारतीय गन्ने में सुधार किया गया। इसी प्रक्रिया को गन्ने का नोबलीकरण कहते हैं। तो देखते हैं गन्ने का नोबलीकरण में हुआ क्या था। भारतीय गन्ना जो था वह बहुत कम उपज व बहुत कम रस वाला होता था, जबकि उष्णकटिबंधीय गन्ना जो है दोस्तों सैकरम ऑफिसिनेरम, यह एक उष्णकटिबंधीय गन्ना है जो बहुत अधिक कोमल, बहुत अधिक रस वाला, बहुत अधिक उपज और बहुत कम रेशे वाला होता है, जिसका तना मोटा व छिलका मुलायम होता है। परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्तर भारतीय जलवायु में कम उपज देता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों को भारतीय गन्ने में स्थानांतरित करने के लिए इन दोनों के मध्य संकरण कराया गया। इसी प्रक्रिया को भारतीय गन्ने का नोबलीकरण कहते हैं। तो आप लोग भारतीय गन्ने का नोबलीकरण समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है। अब संकरण होता क्या दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। हाइब्रिडाइजेशन जिसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? जब आनुवांशिक रूप से एक ही जाति के दो भिन्न जनकों के मध्य निषेचन, मतलब उसको क्रॉस कराकर नई किस्म उत्पन्न की जाती है, तो इसी विधि को संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों एक सस्य सुधार की सबसे अच्छी आधुनिक तथा क्लिनिक विधि है। विभिन्न लक्षणों वाले किन्हीं दो मनुष्य पौधों अथवा जानवरों के आपस में संयोग करने को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका दोस्तों अलग अलग एक परिभाषा है कि विभिन्न लक्षण वाले किन्हीं दो मनुष्य पौधे अथवा जानवरों के मध्य आपस में संयोग करने को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, या आनुवांशिक रूप से एक ही जाति के दो भिन्न जनकों के मध्य निषेचन द्वारा नई किस्म उत्पन्न करने की विधि को ही संकरण कहते हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरपेटल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अंतर प्रभेदोय संकरण। दूसरा होता है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, दूरस्थ संकरण। अब दोस्तों ये दोनों क्या होता है, पहला देखेंगे। जब एक ही जाति के पौधे में संकरण किया जाता है तो दोस्तों उसे अंतर प्रभेदोय संकरण कहते हैं। जब एक ही जाति, दोस्तों दोनों एक ही जाति का रहेगा, यदि उनके बीच संकरण किया जाएगा तो दोस्तों क्या कहलाएगा? इंटरवेरिएटल वैरायटियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दोस्तों अंतर प्रभेदोय संकरण। पादप प्रजनन में इसी प्रकार का संकरण ज्यादा से ज्यादा कराया जाता है तथा फसलों के सुधार एवं महत्व तथा संकरण द्वारा फसलों में नए नए प्रजातियां पाई जाती हैं और विकास भी होता है। दूसरा होता है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, दूरस्थ संकरण। यह क्या होता है? जब संकरण में प्रयोग होने वाले पौधे विभिन्न जातियों अथवा प्रजातियों से संबंधित होते हैं तो ऐसे संकरण को क्या कहते हैं? दूरस्थ संकरण कहते हैं। जब संकरण में प्रयोग होने वाले पौधे विभिन्न जातियों अथवा प्रजातियों से संबंधित होते हैं तो ऐसे संकरण को दूरस्थ संकरण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों रिकरेंट सिलेक्शन, आवर्ती वरण क्या होता है? तो जब सभी संयोजनों में संकरण कराकर पुनरावर्तित उपज परीक्षण करके बार बार सिलेक्शन किया जाता है तो उसी को आवर्ती चरण कहते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन दोस्तों है जो ज्यादा से ज्यादा मक्के में किया जाता है, रिकरेंट सिलेक्शन, जिसे दोस्तों कहते हैं आवर्ती वरण। क्या होता है ये दोस्तों? जब सभी संयोजनों में संकरण कराकर पुनरावर्तित उपज परीक्षण बार बार किया जाता है, सारी पुनरावर्तित उपज परीक्षण करके बार बार वरण किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, तो इसी को आवर्ती वरण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ब्रेसिका ट्रायंगल। ब्रेसिका ट्रायंगल मतलब दोस्तों ब्रेसिका त्रिभुज। यह क्या होता है? तो ब्रेसिका त्रिभुज पादप जीनस के 6 भाग सबसे समान रूप से ज्ञात सदस्यों के विकास और संबंधों के बारे में एक सिद्धांत है। ब्रेसिका त्रिभुज क्या है? ब्रेसिका त्रिभुज पादप जीनस के 6 सबसे सामान्य रूप से ज्ञात सदस्यों के विकास और संबंधों के बारे में एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि ब्रेसिका की 3 पैतृक द्विगुणित प्रजातियों के जीनोम ने मिलकर 3 समान टेट्रापोलाइड सब्जियां और तिलहन फसल की प्रजातियां बनाई। इसके बाद डीएनए प्रोटीन के अध्ययन से इसकी पुष्टि हुई थी दोस्तों ब्रेसिका ट्रायंगल की। अब दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंपोजिट वैरायटी। कंपोजिट वैरायटी क्या होती है? जब एक से अधिक उत्कृष्ट अंतर प्रजातियों का आपस में सभी संभव संयोजनों में संकरण कराकर समान मात्रा में बीजों को मिश्रित कर लिया जाता है तो इस प्रकार से बनी किस्म को कंपोजिट वैरायटी कहते हैं। कंपोजिट वैरायटी क्या होता है? जब एक से अधिक उत्कृष्ट अंतर प्रजातियों का आपस में सभी संभव संयोजनों में संकरण कराकर समान मात्रा में बीजों को मिश्रित कर लिया जाता है तो इस प्रकार बनी किस्म को कंपोजिट वैरायटी कहते हैं।
दूसरा दोस्तों सिंथेटिक वैरायटी। सिंथेटिक वैरायटी क्या होता है, जब एक से अधिक उच्च जीसीए वाले, मतलब दोस्तों जनरल कंबाइंड एबिलिटी वाले अंतर प्रजातियों का आपस में सभी संभव संयोजनों में संकरण कराकर समान मात्रा में बीजों को मिश्रित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार बनी किस्म को सिंथेटिक वैरायटी कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि पादप प्रजनन पौधे की प्रजातियों का एक आनुवांशिक उद्देश्य परिचालन है, जिसमें पौधे की नई किस्मों का विकास किया जाता है ताकि उन किस्मों का उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता या उपज के गुणों में सुधार किया जा सके। यह कह सकते हैं दोस्तों पादप प्रजनन एक कला व विज्ञान है जिसमें पौधे को आर्थिक महत्व की दृष्टि से आनुवांशिक सुधार किया जाता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी मैंने आप लोग बता दिया है, हेरिटिबिलिटी नहीं बताया। हेरिटिबिलिटी मतलब होता है वंशागतित्व। यह क्या होता है, इसके मान से यह पता चलता है कि पादप समष्टि में आनुवांशिक विविधता उपस्थित है या नहीं है। डोमेस्टिकेशन भी बता दिया है, हेट्रोसिस भी बता दिया है। जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है दोस्तों, किसी भी लक्षण में उपस्थित वह भाग जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होता है उसे जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। पादप प्रजनन में केवल जेनेटिक वेरिएशन का ही उपयोग किया जाता है। किसी फसल के सुधार के लिए उनके कैरेक्टर में जेनेटिक वेरिएंस होना आवश्यक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग भी मैंने बता दिया है कि जब किसी पौधे के किसी लक्षण में आकस्मिक व वंशागत परिवर्तन होता है तो इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया जेनेटिक वेरिएंस। तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने जेनेटिक वेरिएंस देखा। जेनेटिक वेरिएंस के टाइप देखेंगे तो जो जेनेटिक वेरिएंस होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एडिटिव वेरिएंस, दूसरा डोमिनेंस वेरिएंस और तीसरा एपिस्टेटिक वेरिएंस। एडिटिव वेरिएंस क्या होता है, यह आनुवांशिक प्रसरण जेनेटिक वेरिएशन के उस भाग को संदर्भित करता है जो सभी पृथक्कृत लोकी पर जीनों के औसत प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा दोस्तों डोमिनेंस वेरिएंस, यह क्या होता है, यह दो समयुग्मकों के फेनोटाइपिक मूल्यों के औसत से हेटेरोजाइगोट के विचलन के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा दोस्तों है एपिस्टेटिक वेरिएंस। यह क्या है, यह योगात्मक योजना से विचलन के परिणाम को संदर्भित करता है। इंटर एलिलिक इंटरेक्शन यानी दो या दो से अधिक विभिन्न जीनों या लोकी के एलिल्स के बीच बातचीत को दोस्तों एपिस्टेटिक वेरिएंस कहते हैं। इसका अन्य नाम इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों जेनेटिक वेरिएंस की टाइप। तो 3 टाइप होता है, एपिस्टेटिक वेरिएंस, एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस। तो तीनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो जनन, तो जनन दोस्तों 2 प्रकार का होता है प्रजनन। पहला होता है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के संलयन के बिना पौधे का गुणन अलैंगिक प्रजनन के रूप में जाना जाता है। जब नर और मादा युग्मक के बिना संलयन के पौधे का गुणन होता है तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन या तो वानस्पतिक पौधे के भागों द्वारा हो सकता है या तो वनस्पति के भ्रूण जो यौन संलयन मतलब एपोमिक्सिस के बिना विकसित हो सकता है उसके द्वारा हो सकता है। इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों वानस्पतिक प्रजनन, दूसरा होता है एपोमिक्सिस। वानस्पतिक प्रजनन क्या होता है, यहाँ पौधे के विभिन्न भागों को नए रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। यह भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक वानस्पतिक प्रसार, दूसरा कृत्रिम वानस्पतिक प्रसार। अब दोस्तों दूसरा क्या था, एपोमिक्सिस। मैंने आप लोगों को एपोमिक्सिस बता दिया है। तो इसके बाद दोस्तों देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में युग्मनज बनाने के लिए पुरुष और महिला युग्मकों का संलयन शामिल होता है जो एक भ्रूण में विकसित होता है। फसल पौधे में फूलों के रूप में जानी जाने वाली विशेष संरचनाओं में नर और मादा के द्वारा युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों उसी को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। मतलब दोस्तों जो प्योर लाइन सिलेक्शन शुद्ध वंशक्रम वर्ण है उसका क्या लाभ है हमें। तो प्योर लाइन सिलेक्शन एक समान होती है क्योंकि वैरायटी के सभी पौधे में जीनोटाइप एक समान होता है। अगला पॉइंट है किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। अगला पॉइंट है प्योर लाइन कई वर्षों तक स्थिर और लंबी जांच वाली होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसकी अत्यधिक एकरूपता के कारण बीज प्रमाणन कार्यक्रम में किस्म को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। तो नए जीनोटाइप प्योर लाइन चयन द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो नए जीनोटाइप होते हैं वह प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। अगला है सुधार आबादी में मौजूद सर्वोत्तम जीनोटाइप के अलगाव तक सीमित होता है और अब जनसंख्या में सर्वोत्तम उपलब्ध जीनोटाइप के अलगाव के बाद सुधार संभव नहीं है। अगला पॉइंट है प्योर लाइन के चयन के लिए बहुत कौशल और परिचित होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये नहीं कि कोई भी प्योर लाइन सिलेक्शन
कर सकता है। तो यह थी दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन की हानियां और लाभ, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमने जितना भी बताया उतने में से दोस्तों आप लोगों को 75% तो 100% समझ में आया होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।